हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्लांट के बारे में डिस्कशन किया था। सेकंड लेक्चर में हमने ह्यूमन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने पता किया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, या ब्रेन क्या होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है। इस लेक्चर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हार्मोन्स होते क्या हैं, कि हार्मोन्स रिलीज़ कहाँ से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और हमें क्यों चाहिए हार्मोन्स। मीन्स अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स नहीं है तो क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि हार्मोन्स के अलावा कई और डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में रिलीज़ होते हैं। वो जो भी सब्सटेंस बॉडी में रिलीज़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स बॉडी के जो कि कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करें या कुछ पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज़ करें, उनको हमने कहा ग्लैंड्स है। हमने ग्लैंड्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक को कहा मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या मतलब है, हमने कहा वो ग्लैंड जो कि अपने प्रोडक्ट को किसी डक्ट या ट्यूब के थ्रू रिलीज़ करे, उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और वो ग्लैंड जिनके पास कोई पर्टिकुलर डक्ट या ट्यूब प्रेजेंट ना हो और वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ करते, उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमने कहा अगर इसका कोई एग्जांपल लिया जाए तो क्या ले सकते हैं। हमने कहा ह्यूमन बॉडी के अंदर, अभी हम पिछले चैप्टर में डाइजेशन पढ़ के आए हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड जो कि रिलीज़ करता है एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेस। तो सलेवरी ग्लैंड रिलीज़ करता है अमाइलेस और ये एक डक्ट सिस्टम के थ्रू करता है। ठीक है, तो अगर डक्ट प्रेजेंट है तो कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अगर डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो कैसा है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर मैं एंडोक्राइन के एग्जांपल्स दूं तो एंडोक्राइन के कई सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि लेक्चर के आगे के पार्ट्स में पिट्यूटरी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो पिट्यूटरी हमारी बॉडी के कई सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। एक इन जनरल हम ले लेते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में एक एग्जाम्पल है पिट्यूटरी और एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक एग्जाम्पल है अमाइलेस जो कि सलेवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम एक्सोक्राइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। हमारा जो मेजर फोकस रहने वाला है वो एंडोक्राइन ग्लैंड पे ही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने कहा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेसिकली बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा लगभग स्टार्ट से एंड तक, मतलब हेड से अगर हम टो तक आए तो बॉडी में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं, ठीक है, जो मेजर है और उनकी बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। हमने कहा लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स, या टाइप्स नहीं कह सकते, हार्मोन्स या ग्लैंड्स प्रेजेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले ग्लैंड्स कितने होते हैं। फर्स्ट हम आते हैं हेड से। यहाँ हैंड बना लेते हैं, यहाँ टोज बना लेते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में हेड के पास प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो वो होता है पिट्यूटरी। तो पहला होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा नेक के पास प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, चौथा थायराइड ग्लैंड से नीचे प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है थाइमस। अभी हम सबके बारे में डिटेल में जानेंगे, अभी जस्ट हम उनके नाम देख रहे हैं। उसके बाद जो अगला हमारे जस्ट किडनी के ऊपर एक प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर बॉडी कभी भी स्ट्रेस कंडीशन में है, जैसे कि एज्यूम करते हैं एक पर्सन है और अचानक से उसके पीछे कोई कुत्ता लगता है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इन जनरल। तो अगर वो भागता है या किसी स्ट्रेस कंडीशन में वो आ जाता है, जैसे अचानक से उसे कुछ
फील होता है कि अर्थक्वेक आया है, तो इन सभी स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, वो कौन मेज़र करेगा? वो हमारे बॉडी का एड्रिनल ग्लैंड करेगा। सारी रिस्पॉन्सेज वो जनरेट करके देगा, और कैसे उसके हिसाब से बॉडी को रिस्पॉन्स करवाना है वो ये डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के बाद दो और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक का तो नाम होता है हमारा पैनक्रियास, ठीक है, इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हेट्रोक्राइन क्या होता है ये समझेंगे। इसके बाद मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन कि ये सारे ग्लैंड्स रिलीज़ क्या करते हैं? तो हमने कहा ये जितने भी ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स। तो ये सब क्या रिलीज़ करते हैं? ये सब रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स। अब क्वेश्चन, जो कि हमारा मेन टॉपिक था हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते क्या हैं? हमने कहा हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन हम पढ़ चुके हैं, डक्टलेस ग्लैंड, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बॉडी कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि ग्रोथ हो गया, जैसे कि बॉडी की इमरजेंसी कंडीशंस को टैकल करना हो गया, जैसे कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ को हार्मोन मेंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा कि ये डक्टलेस होते, तो हम कह सकते हैं कि दे आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड दे एक्ट ऑन देयर स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि सर डक्ट तो है नहीं, तो ये कहाँ रिलीज़ हो जाएंगे? डायरेक्टली ब्लड में होंगे और ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे, ठीक है। अब इसके कारण हम इन्हें मैसेंजर भी कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि वाई हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि मैसेंजर होते कौन है? सर मैसेंजर जैसे कि एक पर्सन है, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है, उस लेटर को पर्सन ए से पर्सन बी तक जाना था, ठीक है, पर्सन ए से पर्सन बी तक जाना था लेटर। तो यहाँ एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन ने क्या किया? पोस्टमैन ने लेटर ए पर्सन से लेटर और उसको लेके गया पर्सन बी तक, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में मैसेंजर उसे कहते हैं जो कि एक पर्सन से इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक लेके जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे हार्मोन्स होते हैं। क्या मतलब? कि दे आर कॉल्ड मैसेंजर, the chemical messenger, because they carry some specific chemicals from site of formation to site of response और एक्शन। मतलब कि जहाँ पे बने हैं वहाँ से जिस ऑर्गन में इनको काम करना है वहाँ तक जाते हैं। अब ऐसा भी होता है कि कई बार ये जहाँ पे बनते हैं वहीं पे फंक्शन करते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे बने वहाँ फंक्शन नहीं कर रहे हैं, बॉडी में कहीं और जगह फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसी कभी कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। स्टिमुलेटिंग मतलब कि सर कोई स्पेसिफिक हार्मोन बना है और वो किसी पर्टिकुलर ग्लैंड के पास जा रहा है और वहाँ पे एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ें हों तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक हार्मोन जो पिट्यूटरी रिलीज़ करता है वो है ग्रोथ हार्मोन, या हमारे बॉडी के अंदर एक और होता है मेलानिन प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन मेंटेन करता है, या जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी के अंदर हाइट मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके अलग अलग अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं और बॉडी में क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम मैसेंजर कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो कह सकते हैं कि 7 होते हैं।
7 एंडोक्राइन, हालांकि इसमें सारे नहीं है, तो मैं इन जनरल अभी जो हमें जानने हैं उनके बारे में बताते हैं। 7 एंडोक्राइन विच आर परमानेंट। परमानेंट का मतलब टेम्परेरी भी होते हैं, हाँ कुछ टेम्परेरी भी होते हैं, उनकी बात अभी हम नहीं करने वाले, वो आगे की क्लासेस में हमारे पास आएंगे। तो 7 एंडोक्राइन परमानेंट होते हैं, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ हमने छोड़ दी है, थायराइड के साथ एक और होते हैं, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड, हाँ जी, 7 नहीं 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगी बेसिक बातें। अब चलते हैं, यहाँ भी लिखा है द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ नर्वस सिस्टम स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो लगभग वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास के पार्ट में ही रिलीज़ होते हैं। अब डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हार्मोन हमारे ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो ये जो फर्स्ट है इसको ही हमने कहा क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। क्या है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहने के पीछे रीज़न क्या होता है, रीज़न ये है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड की भी एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ पिट्यूटरी। ये लिखना नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर आप किसी चीज़ को ग्लैंड कह रहे हैं तो ग्लैंड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्लैंड के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर हार्मोन, कोई ना कोई हार्मोन रिलीज़ कर रहा हो। तो क्या हाइपोथैलेमस भी कोई हार्मोन रिलीज़ करता है, तो हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, एक तो वो हार्मोन रिलीज़ करता है रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन करता है क्या, तो जब भी बॉडी से सिग्नल आता है किसको, ब्रेन के पास, कि हमें किसी स्पेसिफिक केमिकल की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, किसके पास, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी के पास जैसे ही पहुंचता है रिलीजिंग हार्मोन, तो पिट्यूटरी के पास, मैं कलर चेंज करता हूँ, हाँ, तो पिट्यूटरी के पास जैसे ही पहुंचा रिलीजिंग हार्मोन, ये दूसरे टाइप के हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही बॉडी, मान लेते हैं टारगेट ऑर्गन है, तो टारगेट ऑर्गन के पास वो स्पेसिफिक हार्मोन पहुंचने लगे, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि हार्मोन बॉडी को फील होगा या उस पर्टिकुलर ग्लैंड को फील होगा कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो एक और सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को कि अब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब आप सप्लाई बंद कर दो, ठीक है। तो क्या करेगा ब्रेन, फिर से हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेगा कि आप पिट्यूटरी की हार्मोन रिलीज़ करने वाली कैपेसिटी को बंद करवा दो। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक और हार्मोन रिलीज़ करता है, उसको बोला जाता है इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करेगा, और यहाँ जो पिट्यूटरी है वो जो हार्मोन का रिलीज़ कर रहा था उसको बंद कर देगा। तो इस तरीके से एक हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल के अलावा स्पेसिफिक कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ भी करता है, ठीक है। तो जो हार्मोन रिलीज़ करता है हमारा हाइपोथैलेमस, हालांकि उनके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस मेनली 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम होता है वैसोप्रेसिन। इनके बारे में जानना नहीं है, जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक वैसोप्रेसिन। हमें कहना सिर्फ इतना है कि ये 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जिनको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहते हैं, और ये इसको स्टोर कर देते हैं कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। फिर जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी ये हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जनरली रिलीज़ नहीं होता,
और मेल्स में इन केस रिलीज़ भी नहीं होता। ये फीमेल्स में नॉर्मली रिलीज़ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और वेसोप्रेसिन की बात की जाए तो वेसोप्रेसिन हार्मोन बॉडी के अंदर जो वाटर लॉस है बॉडी के अंदर यूरिन की फॉर्म में, वो वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। तो मतलब इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है कि जो भी यूरिन लॉस है, यूरिन लॉस नहीं कहेंगे, वाटर लॉस बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो आई होप हाइपोथैलेमस की बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने कहा कि जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन एंड इट सिक्रीट मैनी हॉर्मोन्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। और इस कई सारे हार्मोन्स के अंदर एक एग्जाम्पल आ जाता है ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन दैट इज़ रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल इन ह्यूमन बॉडी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है बोन्स की, वो एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, लाइक 22-23 की एज तक। उसके बाद ह्यूमन जो ग्रोथ है वो लगभग बंद हो जाती है 23 के आसपास में, फिर वहाँ से ग्रोथ हार्मोन लगभग रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। अच्छा, अगर किसी रीज़न से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है तो क्या होगा? तो इन केस अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है तो उस पर्सन की हाइट काफ़ी कम रह जाती है। अगर उस पर्सन की हाइट कम रह जाएगी तो मतलब वो शॉर्ट होगा या डॉफ हो जाएगा। और अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, तो उस पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हम कहेंगे कि वो गिगनेटिज़म में जाएगा। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा? गिगनेटिज़म हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा जाइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जाइंट या काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक तीसरा केस भी होता है इसके अंदर। तीसरा केस क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर टाइम आया जिसमें अचानक से ही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होता है कि अचानक से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो उस टाइम पे जो डिजीज़ होता है या जो बॉडी के अंदर इम्पैक्ट आएगा उसको कहा जाता है एक्रोमेगली। ठीक है, एक्रोमेगली में कुछ खास नहीं होता है, सिंपलर उसकी नॉर्मल हार्मोन ग्रोथ होती है, लेकिन कभी अचानक से बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगी। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल आप दे लो कि द ग्रेट खली। तो द ग्रेट खली में क्या हुआ कि हार्मोन तो नॉर्मली ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हार्मोन अचानक से रिलीज़ हो गए और जो माउथ है वो ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, थम्स थोड़े ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और ऐसे पर्सन्स को थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है। तो अगर आपने कभी इंटरव्यू सुना होगा तो आप नोटिस करोगे कि खली को थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आता है, उसकी साउंड थोड़ी सी अजीब आती है। ठीक है, तो वो क्यों है? वो ड्यू टू मोर ग्रोथ ऑफ द माउथ मसल्स और एक्रोमेगली के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर होता है जस्ट नियर द नेक रीजन। ठीक है, तो ये नेक रीजन के पास प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है कि इसे एक हार्मोन रिलीज़ करना है। उस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन। तो ये क्या रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन मेनली इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? इस थायरॉक्सिन के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है आयोडीन। ठीक है, अब थायरॉक्सिन हमें चाहिए क्यों? थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर मेनली मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया सर ब्रेक डाउन करवाना, मतलब कि ब्रेक डाउन करवाना है इन सभी चीज़ों का, और ब्रेक डाउन करवाने के बाद उस एनर्जी को यूज़ करवाना। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनिंग कौन करवाता है? ये सारी फंक्शनिंग थायरॉक्सिन करवाता है। अच्छा, किसी केस में मान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आयोडीन नहीं जा पाता तो क्या होगा? तो अगर किसी केस के अंदर बॉडी में आयोडीन नहीं जा पाता तो क्या होगा? ये नेक का एरिया स्वेलो हो जाएगा। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब इसको चाहिए तो क्या, थायरॉक्सिन फॉर्मेशन करना है, लेकिन अगर बॉडी में आयोडीन नहीं है तो ब्रेन को क्या सिग्नल जाएगा? यहाँ ब्रेन मान लेते हैं, तो ब्रेन को सिग्नल क्या जाएगा कि हम एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज़ करता है हमारा पिट्यूटरी। तो
पिट्यूटरी के पास क्या सिग्नल आता है कि जितना थायरॉक्सिन चाहिए उतना इनफ थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो ब्रेन सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को कि पिट्यूटरी से आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाओ। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बार बार रिलीज़ होता रहेगा और ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा थायरॉक्सिन के पास। अब थायरॉक्सिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो कि वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर प्रॉपरली मैच्योर होने के लिए उसको चाहिए आयोडीन, और यहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई है, तो प्रॉपर थायरॉक्सिन नहीं बना। लेकिन थायरॉक्सिन का एक अनडेवलप फॉर्म तो बनता जा रहा है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 इस रीजन में स्टोर होने लगेगा, ठीक है। इस रीजन में स्टोर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हिस्सा स्वेलो कर जाएगा, इसकी साइज़ में इनलार्जमेंट हो जाती है। तो जब भी ऐसा होता है कि साइज़ इनलार्जमेंट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इससे एक डिजीज़ होता है जो कहा जाता है गोइटर। गोइटर में क्या होता है, नेक का एरिया पूरा स्वेलो कर जाता है, ठीक है, ये हिस्सा पूरा स्वेलो हो जाएगा, ठीक है, सूज जाता है ये एरिया कह सकते हैं आप, ठीक है, ये हिस्सा बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है। तो ये मेजर थायराइड ग्लैंड से की डेफिशिएंसी या आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। अच्छा, अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये ना हो, तो बहुत बेसिक सा है कि अगर आप अपने डाइट में प्रॉपर आयोडीन रखते हो तो गोइटर की डेफिशिएंसी या गोइटर जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि आजकल कह सकते हैं कि हमारे डाइट में सॉल्ट के अंदर ही आयोडीन प्रेजेंट होता है, तो अब के टाइम में गोइटर के केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगले ग्लैंड पे आते हैं हम। अगले ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड, जैसे मैं बात करूं, ये ग्लैंड है, इसके जस्ट में बैक साइड इसको टर्न कर दूं तो मुझे देखने को मिलते हैं कि 2 पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट है, और इन ग्लैंडों को कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ दे आर 4 इन नंबर एंड दे आर अटैच विद द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि थायरॉयड ग्लैंड का काम था थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करना, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम है पैराथायरॉक्सिन या पैराथ हार्मोन रिलीज़ करना, ठीक है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन भी कह सकते हैं या पैराथ हार्मोन रिलीज़ करना, ठीक है। अच्छा, इसका मेजर काम क्या होता है? इसका मेजर काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बना रहे, ठीक है। तो हमारी ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बना रहे। अब ये करेगा कैसे, एक जस्ट आइडिया देते हैं। हमने कहा मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा था, ठीक है, डाइजेशन के अंदर कई सारे मिनरल्स भी रिलीज़ होते हैं, या जब किडनी फंक्शनिंग करती है तो किडनी के अंदर से भी कई सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम भी बॉडी से रिलीज़ होने के लिए जाता है। तो ये क्या करता है, ये फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, DS लिख लेते हैं जस्ट, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम किडनी, ये सारा का सारा जो भी है अपना कैल्शियम और अपना फॉस्फेट यहाँ से ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। कैल्शियम प्लस फॉस्फेट ये यहाँ से ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करके ये किस में भेज देगा, ये भेज देता है ब्लड के पास। कुछ और केसेस में ये जब बोन्स का कह सकते हैं कि कई बार डिमिनरलाइजेशन भी करवाता है, ठीक है, जिससे बोन्स से कैल्शियम रिलीज़ होता है और वो ब्लड के अंदर आ जाता है। जब कह सकते हैं कि पैराथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लग जाता है तब, ठीक है। तो इस केस में फिर दूसरे हार्मोन्स रिलीज़ करवाए जाते हैं, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक सा मतलब ये है कि ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होगा कि ये कैल्शियम जब एक स्पेसिफिक अमाउंट तक आ जाएगा पैराथ हार्मोन, तो इसका रिलीज़ कम हो जाता है और ये जितना भी कैल्शियम है ये ब्लड से बोन्स की तरफ चला जाता है और बोन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अगर किसी रीज़न से इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स वीक हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है थायराइड या पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो यहाँ थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसके जस्ट नीचे ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसको कहा जाता है थाइमस, ठीक है। तो थाइमस की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। तो सर ये चेस्ट एरिया, चेस्ट के थोड़ा ऊपर और नेक के थोड़ा नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो कौन सा है, वो है थाइमस, ठीक है। थाइमस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी के अंदर कि ये इम्यूनिटी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इम्यूनिटी कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। जैसे कि आपने सुना होगा शायद
टी सेल्स को रिलीज़ करवाता है, ठीक है। टी सेल्स का रिलीज़ नहीं कहेंगे, टी सेल मैच्योर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो टी सेल का मैच्योरेशन इसी जगह पे आके होता है। क्या होता है टी सेल? अभी के लिए हम सिर्फ इतना जानते हैं कि टी सेल हमारी बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करता है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और एनी काइंड ऑफ फॉरेन सब्सटेंस पैथोजन, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया आता है, उन सब से बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है? थाइमस का है। अब थाइमस जो चाइल्ड में होता है ना, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है, जैसे कि एक चाइल्ड प्यूबर्टी में आता है 13-14 ईयर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जो अपना थायराइड ग्लैंड है वो धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है एडल्ट्स में, और चाइल्ड में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास की बात करें तो सर इसके दो काम हैं। सबसे पहली बात तो प्रेजेंट कहाँ होता है? सब जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड ख़त्म हुआ, थायराइड ग्लैंड के बाद अगर मुझे कोई इमेज दिखती है तो मैं बताता हूँ। हाँ, लंग्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्टमक वाला हिस्सा होगा, और यहाँ कहीं हमारा पैनक्रियास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो अपना पैनक्रियास है इसको कहा जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब हेट्रोक्राइन वर्ड का क्या मतलब है तो हम जानते हैं। हेट्रोक्राइन वर्ड मतलब होता है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? हेट्रोक्राइन मतलब ऐसे ग्लैंड जो कि बोथ एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करे और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करे। तो जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो उनको बोला जाता है हेट्रोक्राइन। तो हमारा जो पैनक्रियास है, हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास एक पैनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट करती क्या है? ये रिलीज़ करती थी पैनक्रियाटिक जूस। ये डाइजेशन में हमने देखा था। और यहाँ वो एज अ हार्मोन की तरह भी बिहेव करेगी, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगी, क्योंकि यहाँ वो रिलीज़ करने वाली है दो हार्मोन्स जिनका नाम होगा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये रिलीज़ करती है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अच्छा, अब जानते हैं इनके बारे में। तो ये जो दो हार्मोन रिलीज़ हुए हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, करते क्या हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम इनका होता है। तो जब भी होता क्या है, जब भी शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीज़ करता है, हाँ, तो इफ़ शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीज देन हमारी बॉडी या हमारा जो पैनक्रियाज है, देन पैनक्रियाज रिलीज इंसुलिन। जो कि क्या करता है? जो कि मेंटेन कर देता है, या कह सकते हैं कि उसको कन्वर्ट कर देता है और उसको लिवर में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो विच या कह सकते हैं विच डिक्रीज द शुगर लेवल, विच डिक्रीज द शुगर लेवल। और कई बार जब किसी रीज़न से हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर हमारा जो पैनक्रियाज है वो एक और हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। बेसिकली ग्लूकागॉन तब रिलीज़ होता है जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा बॉडी सिस्टम क्या करता है? ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, और जो लिवर में स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी को फटाफट से कन्वर्ट कर देता है कई सारे एनर्जी फॉर्म्स के अंदर, और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और एनर्जी बॉडी को मिलती है, ठीक है। जब भी ऐसा होता है फिर से वही सेम प्रोसेस चलेगा और ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा जब भी मुझे रिक्वायरमेंट मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ठीक है, इंसुलिन के रिलीज से। अब इन केस अगर बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? तो ग्लूकागॉन का अमाउंट तो ज़्यादा रहेगा, और जब भी ऐसा होगा तो एक डिजीज़ हो जाएगा जो कहा जाता है डायबिटीज़, ठीक है। अब डायबिटीज़ के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ ए टाइप और डायबिटीज़ बी टाइप। उसके बारे में हम बहुत डिस्कशन नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। है जी। तो अगला जो ग्लैंड है हमारा उसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर लोकेटेड जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, और ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसको कहा जाता है एड्रिनल हार्मोन।
एड्रीनल हार्मोन के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है कि इनको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन क्यों? क्योंकि ये जनरली स्ट्रेस सिचुएशंस में ही रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक पर्सन है, इनफ है, एक पर्सन है, इसके जस्ट पास में एक बहुत बड़ा मेटल का पीस गिरता है। ठीक है, एक स्टोन है, मान लेते हैं एक मेटल स्टोन गिरता है। अब इसके ब्रेन को सिग्नल मिल चुका है कि एक मेटल का स्टोन गिरने वाला है या गिर चुका है। ठीक है, तो क्या करेगा बॉडी? तो बॉडी को रिस्पॉन्स देना है कि मुझे फटाफट इस जगह से दूर जाना है। तो इसके लिए बॉडी क्या करती है? सबसे पहले ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन रिलीज़ करवाओ ताकि बॉडी की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ ब्रेन सिग्नल भेजता है और एड्रीनल हार्मोन रिलीज़ करवाना शुरू करता है। एड्रीनल हार्मोन क्या करेगा? एड्रीनल हार्मोन हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर देगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा, ऐसा करेगा क्यों? ऐसा इसलिए करेगा ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जिससे जो एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, एनर्जी फॉर्मेशन प्रोसेस है, वो काफ़ी तेज़ हो जाए और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिले और बॉडी फिर इस एनर्जी का यूज़ कर सके। ठीक है, उस जगह से स्केप करने में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये शॉर्ट टर्म एनर्जी है, मतलब अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है तब तो ये हार्मोन काम कर सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो वहाँ ये हार्मोन्स काम नहीं आते। अच्छा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एज अ इमरजेंसी ग्लैंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस की बात करें तो ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन काम होता है कि इनको स्पर्म प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसके अलावा ये हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन्स, जो कि मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और मेल फीचर्स जैसे कि डीप वॉइस और बियर्ड और भी कई सारे मेल कैरेक्टर्स जो कि एडोलसेंस के बाद आते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है ओवरीज। ओवरीज की बात करें तो ये फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनका काम होता है ओवा या एग प्रोड्यूस करना। ये दो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स और फीमेल फीचर्स जैसे कि फेमिनाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एक्सेट्रा। अब इन सब हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म हो जाता है जो कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे काम करता है? जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जितना भी हार्मोन है वो कहाँ रिलीज़ हो रहा है? वो ब्लड में रिलीज़ हो रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये ब्लड का एक ट्यूब है। ठीक है, यहाँ इस वेसल से आर्टरी या वेन का कोई भी पार्ट है, इधर से ब्लड फ्लो कर रहा है। एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इन सभी ब्लड के अंदर सारे हार्मोन्स प्रेजेंट है, तो हमारा जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो क्या रेगुलेट करेगा? वो रेगुलेट करेगा कि कितना हार्मोन किस ऑर्गन को चाहिए। ठीक है, और क्या वो जो टारगेट ऑर्गन है उस तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये रेगुलेट करेगा प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन टू द बॉडी। ठीक है, और इसको कहा जाता है क्या? फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जांपल के लिए हमने कहा कि मान लेते हैं कि इस ब्लड के थ्रू एक हार्मोन आ रहा था, नाम था उसका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, या कोई और हार्मोन ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए नाम था उसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अच्छा, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था? इसका काम था कि मैं पिट्यूटरी से रिलीज़ हुआ हूँ, तो पिट्यूटरी से रिलीज़ होने के बाद कहाँ तक जाना है? पिट्यूटरी से मुझे जाना है थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड में जाके मुझे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करवाना है और फिर थायरॉक्सिन को एक फंक्शन करना है कि मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे ही प्रॉपर मेटाबॉलिज्म मेंटेन हो गया, एक सिग्नल दोबारा भेजना है ब्रेन तक, ब्रेन से सिग्नल जाएगा फिर से हाइपोथैलेमस तक, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इनहिबिटरी हार्मोन भेजेगा पिट्यूटरी को। इनहिबिटरी हार्मोन मिलते ही ये जो प्रोसेस है जो पिट्यूटरी रिलीज़ कर रहा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
इसको कर देगा स्टॉप। स्टार्टिंग क्या करता था, हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता था पिट्यूटरी के पास, जिससे क्या होता था, थायराइड की प्रोडक्शन शुरू होती थी। तो ये जो पूरा मैकेनिज़्म है जिसको मेंटेन किया जा रहा है, ये पूरा मैकेनिज़्म क्या है, इस मैकेनिज़्म को ही बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म। अगर ये मैकेनिज़्म ढंग से काम ना करे तो क्या होगा, अगर ये ढंग से काम ना करे तो कोई भी हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो सकता है या कोई भी हार्मोन बॉडी में बहुत कम हो सकता है। ठीक है, अब अगले पार्ट के अंदर हम NCERT एग्जाम्पलर वगैरह क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।